चलो अपन ने पहले बता दिया था, कल मैंने पढ़ा था अच्छा तुम लोगों को पता है सबसे ज़्यादा काम कौन करता है पूरे इंडिया में? कौन से इंडस्ट्री वाले सबसे ज़्यादा काम करते हैं? मतलब कि मेडिकल इंडस्ट्री या तो फार्मास्यूटिकल, या मतलब सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में कौन वर्क करता है? या कि मज़दूर, या तो जो बिल्डिंग बनाते हैं, कौन करता है सबसे ज़्यादा? आज के डेट में प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है पता है? कौन? किसान भी नहीं करता। सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं आज के डेट में स्टूडेंट। हर इंडस्ट्री में हर जगह जो भी काम करता है ना, नाइट की तो छुट्टी मिलती है। बेचारे बच्चे, किसान तो काम करने 10 बजे जाते हैं, बेचारे बच्चों को उधर कितने बजे बुलाते हैं? हाँ देखो रोने लगी है 8 बजे बुलाए तो पहले दिन भर 12 बजे तक स्कूल में, फिर 12 से 6 बजे तक कोचिंग, फिर स्कूल का वर्क, कोचिंग का वर्क, तो रात भर फिर पढ़ाई। कहे सेल्फ स्टडी नहीं करते क्या? नहीं करती सब। और सबसे ज़्यादा काम भी मेंटल वर्क ही होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज करता है, तो मतलब अच्छी बात है। आओ चलो अपन यदि बात करें मोनेरा, तो मोनेरा में ऐसा सर्कल पता है क्यों लगाया हूँ? स्ट्रक्चर पढ़े थे? अरे स्ट्रक्चर पढ़े थे बैक्टीरिया के, समझ गए? तो सारी की सारी स्ट्रक्चर घूम रही है ना, बाहर वाले को सेल वॉल, अंदर वाले को सेल मेम्ब्रेन जो थी फोल्ड होकर स्ट्रक्चर बना रही थी, मीजोजोम, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया के बाहर एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल है ना, और उसके चलने के लिए फ्लैजिला रहते हैं, किसी किसी में नहीं चलता तो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। उसके बाद सेक्स पिली रहते हैं डिवीज़न करने के लिए है ना, और इंसिएंट न्यूक्लियस रहता है जिसमें इंसिएंट डीएनए रहते हैं, राइबोसोम रहता है। सारी चीज़ें अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। मैंने बोला था जो सेल वॉल होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड प्लस म्यूरिन की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, समझना देखना, जो इस एक्सेप्शन केस होते हैं ना वही ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो पहले समझो, जो सेल वॉल था पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन, जो एक टाइप्स का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, आपको ऑप्शन में नहीं मिला तो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ये क्या? कार्बोहाइड्रेट है ना। अब जो याद रखिएगा, जैसे सेल वॉल जो है तो बैक्टीरिया मतलब मोनेरा और प्लांट में प्रेजेंट होगी, प्लांट सेल में रहेगी और मोनेरा में रहेगी। मनीष क्या कर रहे हो तुम? दिखाओ, हाथ ऊपर करो, लाओ दो इधर। तो मैं पापा से किसी दिन शिकायत करूंगा बेटा, मोबाइल रखवा दूंगा तुम्हारा, याद रखना। चलो, जैसे जो सेल वॉल मतलब जो सेल वॉल है, तो मैं क्या बोल रहा था, सेल वॉल जो अपने को कॉमन, जो सबको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सुनो, बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन जब हमारे पास बच्चा नया नया आता है तो नहीं पता रहता है ना, तो याद रखना सेल वॉल। अब क्या था, मैंने बोला कि इसकी सेल वॉल, इसकी प्लांट सेल की सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है। और सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन ये भी एक टाइप्स के म्यूकोपॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट ही हैं। याद करो, पॉलीसेकेराइड वाले का सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब क्लियर। अब देखो, ये कुछ बैक्टीरिया हैं, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनका सेल वॉल, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल ना तो इनकी बनी होती है और ना ही इसकी बनी होती है। इनकी सेल वॉल सिर्फ सेल्यूलोज की बनी होती है। एक बढ़िया चीज़ यहाँ से निकल के आएगा, कनेक्ट कर पाओगे तो मज़ा आ जाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटोजेनम, एसिटोबैक्टर जाइलेनम और जाइमोसार्कियाना। एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम, एसिटोबैक्टर जाइलेनम, जाइमोसार्कियाना। जब इनका नाम बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। एक बार बोलो, एसिटोबैक्टर एसिटोजेनम, एसिटोबैक्टर जाइलेनम, जाइमोसार्कियाना। इनकी जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। अब मज़ा आया, यदि इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, मतलब कि जो हमारा मोनेरा होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोबिक होते हैं। बोलो हाँ, होते हैं, तभी तो बोलो, बोलो हाँ। एनारोबिक होते हैं पक्का, मतलब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि सेल्यूलोज है मतलब क्लोरोप्लास्ट होगा,
क्लोरोप्लास्ट है मतलब फोटोसिंथेसिस टाइप का कुछ होगा, मतलब कुछ तो ऐसा होंगे जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होगा, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो क्या होंगे, एरोबिक भी होंगे। पक्का कनेक्ट करना इसको, आगे आएगा अभी। मतलब वैसे जो यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि जो बैक्टीरिया हैं एनारोबिक होते हैं कि एरोबिक होते हैं, तो क्या बोलोगे, एनारोबिक होते हैं, विदाउट ऑक्सीजन उनमें रेस्पिरेशन होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया में सेल्यूलोज है, और सेल्यूलोज सबको पता होता है ग्रीन कलर का होता है। और सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज क्लोरोप्लास्ट के बंडल्स होते हैं ना, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सेल्यूलोज बनता है। और यदि क्लोरोप्लास्ट है मतलब कि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि देखो बैक्टीरिया के पास तो पानी है ही, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको क्या क्या ज़रूरत थी, सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज भी मिल गया। तो ये सेल्यूलोज हमारी बॉडी में फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं होती, क्योंकि सेल्यूलोज नहीं है। यहाँ फोटोसिंथेसिस होगा मतलब ये वाले कुछ ऑक्सीजन टाइप का भी कोई ना कोई चीज़ें यहाँ होगी, आगे क्या होगी हम उसको रिलेट करेंगे। क्लियर? हाँ, यदि अपन ऐसी बॉडी बनाए जिसमें अपना क्लोरोप्लास्ट डाल दें बॉडी के अंदर, मतलब ह्यूमन बॉडी होना चाहिए, उसमें क्लोरोप्लास्ट डालेंगे तो अपनी सेल्यूलोज आ जाएगा। तो फिर यदि आज मैं जल्दी फ्री हो गया तो मैं तुमको एक अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा खुद का, और जिसने इस कॉन्सेप्ट का आंसर दे देगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? बताया तुमने अभी, इसके पहले मैंने तुम लोगों से डिस्कस तो नहीं किया? हाँ डिस्कस तो नहीं किया एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, जूल और आइंस्टीन लॉ को, पुराने बच्चों से तो किया होऊंगा। मेरा कॉन्सेप्ट जो इंसान कभी ना मरे वो वाला है ना, मैंने सपने में देखा था, अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिला। जो मेरे को आंसर बताएगा तो पिछले साल तक 50,000 दे रहा था, इस साल 1 लाख दूंगा, मज़ा आएगा। मतलब यदि मेरा कॉन्सेप्ट गलत है मतलब जूल और आइंस्टीन गलत हैं, देखेंगे बाद में, पहले बहुत ख़तरनाक है। आओ अब ये हो गया हमारा सेल वॉल वाला सिस्टम ख़त्म। सेल वॉल वाला हमारा बैक्टीरिया का सेल वॉल पता चल गया, प्लांट का सेल वॉल पता चल गया, और जो एग्ज़ाम में आएगा उसका भी पता चल गया, क्योंकि अपने को बैक्टीरिया का भी याद होता है, प्लांट का तो सबको पता ही रहता है, बैक्टीरिया का अपन ने याद कर लिया। लेकिन इन तीनों का थोड़ा अलग है, एसिटोबैक्टर, एसिटोजीनम, एसिटोबैक्टर जाइलेनम और जाइमोसार्कियाना, इनका जो सेल वॉल होता है सेल्यूलोज का बना होता है। क्लियर हुआ? चलिए सेल मेम्ब्रेन की बात करो तो सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, आपको ऑप्शन में मिल सकता है लाइपो से लिपिड, प्रोटीन से प्रोटीन। तो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और अपन लोगों की भी जो सेल वॉल होती है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। याद करो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हाँ सेल मेम्ब्रेन ही तो बोल रहा हूँ। अपनी भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन। याद रखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ना, वो उसके क्या बोलते हैं, वो रहता है, लेयर रहता है वो कोलेस्ट्रॉल का, हेड और टेल, बीच में इंटीग्रल प्रोटीन रहती है। तो अपना भी इन्हीं दोनों का बना होता है। चलिए अब अपन बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी है ना, राइबोसोम, इंसिएंट डीएनए, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम में आएगा, जो इंसिएंट न्यूक्लियस होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए होता है। मतलब डीएनए जो होता है ना बाहर से कवर नहीं रहता है, मतलब उसके जीन दिख रहे होते हैं। मतलब डीएनए में जो पेलिकल वाला लेयर नहीं रहता, पेलिकल मैट्रिक्स भरा रहता है, ये सब ऐसे नहीं रहते, डायरेक्ट थ्रेड टाइप के, धागे धागे टाइप के रहते हैं ऐसे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन पता है ना, यदि बार बॉडी है तो हिस्टोन होगा, नहीं है तो नॉन हिस्टोन, मतलब हेट्रोक्रोमैटिन। ये हम आगे देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, जब उसमें सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छे से। अब आ जाइए अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन। ये भी बहुत पहले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब याद रखिएगा अपन यदि बात करते हैं इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन मतलब होता है कि किसी भी जनरेशन का डेवलप होना। एवोल्यूशन मतलब क्या होता है, किसी भी जनरेशन का डेवलपमेंट, और आगे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अपने दादाजी लोगों से ले लो तो दादाजी लोगों के ख्यालात कैसे हैं आज भी, पुराने ज़माने के, मतलब वो पुरानी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर पापा लोगों के थोड़ा उनसे एडवांस, अपन लोगों के थोड़ा एडवांस, अभी जो बच्चे छोटे छोटे उनके और ज़्यादा एडवांस। आजकल के छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा वो हो गया है टेक्नोलॉजी का, वो हो गया है कि बच्चे को मतलब बोलना भी नहीं आता है, एकदम बहुत छोटा बच्चा है, तुम मोबाइल दे दो ना पूरा चला लेगा, यूट्यूब और ये सब चला लेगा। मेरे दीदी का एक लड़का है, युग छोटा सा है, उसको सब पता है कहाँ से ट्रेन आएगी, क्या होगा, सारी चीज़ें। जबकि ना ये चीज़ एक ड्रॉबैक है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि क्या होता है, क्या पॉपी क्या था है, हाँ उठा लो जल्दी से।
छोड़ो। क्या बोला? देखो अभी क्या होता है, जिनके घर में छोटे बच्चों आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हो उनको, जो मोबाइल होता है ना, तो जितने ज़्यादा रॉकेट और जितने ज़्यादा अल्ट्रावायलेट, जितना ज़्यादा रेडिएशन, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फास्ट है, जितना ज़्यादा 3G 4G होता जा रहा है ना, उतना ज़्यादा ही रेडिएशंस आती हैं। और एक उम्र के बाद ज़्यादा जिनकी एज हो गई है और जिनकी उम्र कम है, जिनकी कम एज है, दोनों केस में जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो कमज़ोर रहती है। हमारी बॉडी की जो मतलब एक छोटे बच्चे, उनकी भी प्रोटेक्टिव लेयर कमज़ोर है, मतलब इम्यूनिटी कमज़ोर है क्योंकि अभी बन रही है। और जो एज ज़्यादा हो गई उनकी भी कमज़ोर हो गई क्योंकि वो एजिंग हो गया वहाँ पे। तो इन दोनों केस में जब अपन मोबाइल से रेडिएशन वगैरह लेते हैं ना, तो रेडिएशन सीधे आँखों में जाती हैं, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाते हैं। आप देखो पुराने ज़माने में पापा लोगों से ज़्यादा उम्र वाले को इतना एज हो जाता फिर भी मतलब कितने हेल्दी हैं, लगता ही नहीं है। समझ गए? तो मतलब ये चीज़ें भी रहती है, रेडिएशन का भी बहुत इफेक्ट होता है, पहला बात। दूसरा बात, आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इनफर्टिलिटी की, चाहे वो लड़के की बात करो चाहे गर्ल्स की बात करो, दोनों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली बॉयज़ का जो होता है, नहीं बॉयज़ में क्या होता है, जैसे ये जेब है, डाटा इंसान बंद नहीं करता, जेब में मोबाइल, मतलब मोबाइल जैसे जेब में है, अब मतलब रेडिएशंस आते हैं यहीं पे, और यहीं पे टेस्टिस होता है, यहीं पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बहुत सॉफ्ट प्रोसेस होती है, यदि कहीं चोट लग गई है रीजनरेशन हो सकता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, जैसे मोबाइल आया, कभी कभी देखो यदि नेटवर्क सर्चिंग में रहता है तो मोबाइल तुम यूज ना करो तो भी गर्म हो जाता है, डाटा चालू है, तो वो जो रेडिएशंस आते हैं ना, तो इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो मतलब इससे जो मतलब oogenesis में एग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कितने छोटे माइक्रोमीटर के होते हैं, तो एग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए तो मतलब दो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। आज से 40 या 50 साल पहले जैसे लेडीज़ के जो बच्चे होते थे ना, तो 6-7 बच्चे कॉमन होते थे, उसमें 2-3 जिंदा रह पाते थे। लेकिन उस टाइम पे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती थी, मतलब प्रेग्नेंट होना तो कंपलसरी था, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद या पैदा होते टाइम डेथ होती थी। ऐसा नहीं होता था कि बच्चा पेट में पैदा हो गया, जबकि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा मेडिसिन डेवलप नहीं थी। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, 30 से 40% गर्ल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्या, वही है नॉर्मली, जैसे मोबाइल अपने पास है, रेडिएशंस है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा, तभी तो बोलते हैं आज के डेट में सिर्फ दो टाइप्स के डॉक्टर बहुत ज़्यादा चलते हैं, एक तो गायनेकोलॉजिस्ट वाले और दूसरे बच्चे वाले, क्योंकि बच्चों में भी यही प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि ये बहुत उनका सॉफ्ट पार्ट होते हैं बच्चे के, ऐसे गायनेको में भी यही प्रॉब्लम्स होती है। तो ये दोनों चीज़ें, तो बात तो सेम हो गई ना, आपने टेक्नोलॉजी डेवलप किया, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई, तो भी बच्चे हेल्दी नहीं हो पा रहे। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो पार्चुरेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ले दे के इक्वल हो गया। तो ये चीज़ें मतलब ये रहता है कि अपन ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ध्यान नहीं देते कि अभी प्रॉब्लम पता नहीं चलती। लेकिन हमारे पहचान में भी मतलब ऐसा है कि मेरे घर का ही, बाहर का दूर का मत जाओ, मेरे घर में ही ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि ज़्यादातर आज यदि आज के में जैसे हम लोग से मतलब कुछ होता है तो डिस्कस तो लोग करते ही हैं, जैसे तुम मेडिकल से जुड़े हुए हो, है कि नहीं ऐसा प्रॉब्लम? मतलब सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल वही चलते हैं। अब पता है लड़की हेल्दी है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। और आजकल यहाँ तो नहीं पता कैसे सिटी में होता है, लेकिन गांव में ये माना जाता है कि यदि किसी लेडीज़ के कोई भी लड़का नहीं है तो गांव वाले उसको बहुत गंदे तरीके से देखते हैं। एक वर्ड भी यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, बाज करके है ना, बाज बोलते हैं ना। हाँ सिटी वगैरह में तो, बॉम्बे वगैरह में तो क्या चलो एडॉप्ट कर लिए, है ना, वहाँ पे नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें मेजर प्रॉब्लम होती है, तो अपन चाहें तो इनसे बच सकते हैं। अपने क्या है, आओ, तो मैं इवोल्यूशन बता रहा था, है ना। इवोल्यूशन में मतलब ये होता है, यहाँ पे जो था मोनेरा था, बोलो हाँ, यहाँ मोनेरा था। यदि आप प्लांट में बात करो, ये मतलब स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज है, मतलब कि इवोल्यूशन का डेवलपमेंट का पहला स्टेज है। तो पहला स्टेज में यहाँ मोनेरा था। अब मोनेरा से यहाँ सबसे डेवलप आएगा एंजियोस्पर्म। पहला स्टेज यहाँ मोनेरा था। मतलब यदि अपन प्लांट वाले की बात कर लोगे तो प्रोटोजोआ पोरीफेरा ले लो, क्योंकि प्रोटोजोआ की यहाँ रख दिया गया, पोरीफेरा ले लो, मतलब चलो अमीबा ही ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अपना बैक्टीरिया था, यहाँ अमीबा था, अमीबा से यहाँ डेवलप हुआ था कॉर्डेटा, मतलब अपन लोग। तो
इन सब में क्या डेवलपमेंट हुआ? तो इन सब में 3 चीज़ें डेवलप हुई हैं, एक न्यूट्रिशन, एक रेस्पिरेशन, एक रिप्रोडक्शन। कनेक्ट कर लो चाहो तो। क्या क्या डेवलप हुआ है? रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन। देखो न्यूट्रिशन की बात करोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपमेंट हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल वाला पूरा सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करोगे तो लंग्स और हार्ट ये सब डेवलप हुआ है, और रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हुए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले भी कुछ होता था, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, ये सब है ना। तो मतलब समझ गए ना ये तीनों। तो इन तीनों का जो डेवलप फॉर्म है, मतलब जो प्लांट डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी सिर्फ नाम दे दिया गया है, रियल में ये एवोल्यूशन के डेवलप कैरेक्टर्स हैं सारे। क्या हैं? एवोल्यूशन के डेवलपमेंट कैरेक्टर हैं। देखो ना, आप इधर भी देख लो ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरिन, ये भी तो पॉलीसेकेराइड है, और सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, ये भी पॉलीसेकेराइड है, मतलब ये भी कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट। अपनी बहन से बात कर लो बेटा, है ना। पूरा नहीं आ रहा क्या? चालू है इनका? चलो, तो देखो इवोल्यूशन में मतलब सीधी सी बात अपने को यह है कि जो मोनेरा वाला, मतलब जो हमने प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट डाइवर्सिटी भी इवोल्यूशन के क्या हैं? डेवलप कैरेक्टर्स हैं। मतलब इन सब में जब भी हम आगे पढ़ेंगे ना, देखना, अब हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया कि पहले इसके पास एनर्जी बहुत कम रही होगी, ऑक्सीजन नहीं रहा होगा, इनको मत बोलना, इनमें था, मतलब ये सबसे पहले ये कोजरवेट्स के बाद जो बना था वो ये है, प्रोटोसेल, प्रोकैरियोटिक सेल। कोजरवेट के बाद जो बना होगा ये सेल है, उसके बाद जो सबसे एडवांस बना होगा वो यहाँ आएगा। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, कितने दिन में पहुँचते हैं अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन। तो पहले अपन देख लेते हैं न्यूट्रिशन, फिर देख लेंगे रेस्पिरेशन, फिर रिप्रोडक्शन। अपन एक काम करना तुम लोग, ये तीनों एक पेज ले लेना, बड़ा सा पेज ले लेना, और सारे के सारे मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, फंजाई, जितने भी ना, सारे के सारे के ये तीनों कैरेक्टर लिखते जाना। चार्ट में ऐसे 5 कॉलम बना लेना, यहाँ पे इन तीनों मोनेरा के तीनों, समझ गए। तो जब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तो तुम्हें कनेक्ट कर पाओगे, तो बहुत मज़ा आ जाएगा, शानदार बायोलॉजी हो जाएगी। क्लियर? चलो, अब हम बात करें न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में पहला क्या है हमारा? ऑटोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ, सिम्बायोटिक। अब एक चीज़ और बताता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से समझिएगा। मोनेरा का सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा का सबसे, मतलब मोनेरा का सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा का सबसे लो डेवलप ऑर्गेनिज्म के जैसे होगा। हेलो, नहीं समझ में आया? क्यों ऐसा, क्यों? एक सेकंड, कर लिया तुमने बात? चलो, वो मेघा, अपन ने बहुत सारी चॉकलेट बांटा था, तो मैंने इसको बोला था सलोनी को दे दे, उसको मेघा को दे देना, वो यहीं बैठ के खा लिया हैं। अब रो देगी। सर मैंने भी बहुत सारी। तुमको क्या पसंद है? बहुत सारा चॉकलेट। हाँ, तो वही बांटी थी इसमें, अच्छी वाली। आओ देखो, अपन, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, एक बात बोला तो समझना ध्यान से, कि मोनेरा का सबसे एडवांस वाला जो ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा के सबसे लो वाले ऑर्गेनिज्म के जैसा होगा। यदि प्रोटिस्टा में एडवांस न्यूट्रिशन है, इसका मतलब मोनेरा में भी हो सकता है, लेकिन मोनेरा के किस में? समझ गए ना मेरी बात? अब आगे एक चीज़ और समझना, आगे जब हम इनको क्लास डिवीजन करेंगे, मोनेरा में जैसे आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, अब प्रोटिस्टा में डायनोफ्लैजिला, डायटॉम, सिग्लेन और स्लाइम मोल्ड, तो फिर इसका मतलब जो रहेगा, नहीं ये नहीं, इसके बीच में एक और आ रहा था, माइकोटा, है ना। तो माइकोटा में जो मतलब कि यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड वाले जो थे ना, हाँ यही थे। तो यूग्लेन मतलब इसका जो सबसे डेवलप वाला है उसके पहले वाले से मिलेगा। अभी मैं ऐसा कॉमन सेंस लगा पा रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, अभी हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं, ऐसा कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हो। अब इससे पता अपने को बेनिफिट क्या मिल जाएगा, जो यहाँ पे तुम एक्सेप्शन केस पढ़ोगे तो तुमको लगेगा ये एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा सर ने बताया था। जैसे मैंने बताया इसकी सेल वॉल इनकी बनी हुई है,
मतलब इसके अब ये इसका बैक्टीरिया के सबसे डेवलप फॉर्म हो गया, जो मतलब मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आएगा ना, तो प्रोटिस्टा में इस तरह की सेल वॉल रहेगी। अब प्रोटिस्टा का एक लास्ट वाले की जो सेल वॉल है ना, वो हेमी सेलुलोज और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होगी। तो तुम ऑलरेडी समझ जाओगे कि प्रोटिस्टा के बाद जो आएगा उसकी सेल वॉल इसकी बनी होगी। समझ गए? लिंक करना आ गया ना, कनेक्ट करना आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, अब अपन देखेंगे न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, सिम्बायोटिक। ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, हेट्रोट्रॉप नहीं अपना खाना खुद बनाता है ना, ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाएगा, हेट्रोट्रॉप खुद नहीं बनाएगा। सिम्बायोटिक जो होगा किसी दूसरे पे जाके दूसरे पे डिपेंड होगा और खाना बना मतलब हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेगा। जैसे वो राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है ना, ये अब मैं देख लूँगा। पहले अपन देखते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, मतलब कि यहाँ पे पक्का, ठीक है। लो तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोट्रॉप के पास क्लोरोफिल एब्सेंट ना बेटा, क्लोरोफिल एब्सेंट है, क्लोरोफिल है ही नहीं। ऑटोट्रॉप, अरे यार रुक जाओ, नहीं यहाँ क्लोरोफिल नहीं होता, रुक तो जाओ, यहाँ क्लोरोफिल एब्सेंट, अरे हाँ सही बोल रहा हूँ। यदि रुक तो जाओ, पूरा सुन लो ना, यहाँ क्लोरोफिल एब्सेंट है, यहाँ क्लोरोफिल एब्सेंट है, फिर भी ये ऑटोट्रॉप है, क्यों वो सुनो, ठीक बोले आप क्योंकि यहाँ क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाएगी। अब फोटोसिंथेसिस होता है एरोबिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ तो रुक तो जाओ, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। यदि क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये होता है, मतलब यहाँ क्लोरोफिल एब्सेंट है, ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक होता है, समझिएगा, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। लेकिन जो यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, विदाउट क्लोरोफिल वाला हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। यही तो अपने को समझना था, नॉन ऑक्सीजेनिक। हाँ आओ ना, फिर से समझो ना। देखो यहाँ, अच्छा फोटोसिंथेसिस मतलब तुम लोग क्या सोचते हो, क्लोरोफिल, फोटो मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस मतलब होता है स्टोर होना, समझ गए? सनलाइट का जो स्टोर होना, तो क्या जरूरी है सिर्फ फोटोसिंथेसिस, जो एनर्जी के बंडल वो होते हैं सोलर एनर्जी, वहाँ भी तो सनलाइट हम फोटोन फॉर्म में स्टोर करते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये फोटोसिंथेसिस है ना, ये फोटोसिंथेसिस, तो ये सिर्फ पता है किसके लिए यूज है, सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है यहाँ मिलती है सनलाइट से और यहाँ मिलती है केमिकल से। इतना रिलेट करना है अपना, समझना। फोटोसिंथेसिस में यदि तुम लोगों के दिमाग में बना हुआ है कि फोटोसिंथेसिस मतलब कि जो हम लोग पढ़ते हैं ये यार इसका है बेटा, मतलब फोटोसिंथेसिस वो वाला है, एरोबिक वाला है, एनारोबिक वाला नहीं है। मतलब यहाँ जो फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, समझ गए ना। चलो तो ये हो गया हमारा, देखो ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाएगा, बट सेलुलोज नहीं होगा। ये तीनों को मत ले आना यहाँ, सेलुलोज नहीं होगा, सेलुलोज यहाँ पे नहीं है, तो फिर ये कैसे एनर्जी बनाएगा, कैसे खाना बनाएगा? तो एक होता फोटोसिंथेटिक, एक होता है कीमोसिंथेटिक। जब ऑक्सीजन निकल रही थी वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था, तो वहाँ पे जो मतलब एनर्जी का काम था वो सनलाइट था। यहाँ भी एनर्जी का काम सनलाइट है, लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल था तो ऑक्सीजन निकल रही थी, यहाँ क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकल रही। इसलिए इस तरह वाले बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। यहाँ फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट है। अब फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट है तो देखो यहाँ पे वो वाला भी नहीं हो पाएगा, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। याद करो, यहाँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक भी नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, लेकिन नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। तो जो तुम लोगों से नेगेटिव करवाएगा वो यही करवाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए, कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब कि अब यहाँ पे जो एनर्जी है ना वो केमिकल से मिलेगा। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है तो यहाँ किससे मिलेगी? केमिकल से। मतलब देखो कैसे, जैसे दूध के अंदर बैक्टीरिया है, दूध को आप अंधेरे में रख दो तो भी फट जाएगा, धूप में रख दो तो भी फट जाएगा। सुनो क्यों? जब आपने दूध को धूप में रखा था तो हो सकता है उस टाइम पे एनर्जी उसको सनलाइट से मिल रही हो,
तो काम किया अपना बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टाई ग्रोथ किया, काम किया, तो दूध फट गया। यहाँ पे क्या हुआ, दूध को हमने अंधेरे में रख दिया, तो क्या बैक्टीरिया काम नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के पास पावर होता है, वो अपने ग्रोथ करने के लिए एनर्जी दो लोगों से ले सकता है, केमिकल से भी ले सकता है और सनलाइट से भी ले सकता है। नहीं समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो यहाँ पे जब वो एनर्जी केमिकल से लेगा, जब एनर्जी केमिकल से लेगा तो भी वो अपना काम करेगा, तो पिगमेंट एब्सेंट होंगे, ज़रूरत ही नहीं है। पिगमेंट तो क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल वाला हो गया, क्लोरोफिल ABCD, तो पिगमेंट एब्सेंट है। एनर्जी यूज बाय केमिकल एंड फूड स्टोर, यहाँ एनर्जी किससे यूज करेगा? केमिकल से। तो याद रखना, जो न्यूट्रिशन था ऑटोट्रॉप वाला, दो लोगों से एनर्जी ले रहा था, एक सनलाइट से एक केमिकल से। जब सनलाइट से ले रहा था तो हमको लग रहा था कि फोटोसिंथेसिस होगा, हो तो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही थी, यहाँ एनर्जी केमिकल से ले रहा था। क्लियर? चलिए अब अपन देखेंगे, बहुत अच्छा है हेट्रोट्रॉफ। क्या? हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ मतलब दूसरों पे डिपेंड रहेगा। दो टाइप का होता है, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब